बीएमडी कॉलेज दयालपुर के इतिहास विषय के छात्र छात्राओं, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट और प्रासंगिक टॉपिक है। अभी के लॉकडाउन के समय में हम अपने बीते दिनों को, बीते ऐतिहासिक घटनाओं को याद भी कर रहे हैं। ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का हमारे भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आज की चर्चा का विषय है सिंधु घाटी तथा वैदिक सभ्यता के बीच कुछ समान लक्षण तथा कुछ विषमताएं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच क्या क्या समानताएं थी और क्या क्या विषमताएं थे, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करने वाले द्रविड़ों ने वैदिक सभ्यता और मुख्यतः उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इस तथ्य के आधार पर दोनों में कुछ समानता के तत्व भी दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में असमानता के तत्व इतने प्रबल है कि दोनों सभ्यताओं को पृथक स्वतंत्रता मानना ही उचित होगा। पृथक सभ्यता के ज़्यादा लक्षण प्रतीत होते हैं। समानता के लिए दोनों सभ्यताओं में की कुछ समानताओं की चर्चा निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। पहला, हल का प्रयोग, सिंचाई, पशुपालन, कुछ सामान उद्योग यथा बढ़ईगिरी, धातु कर्म, बुनाई, कुम्हार आदि। सिंधु सभ्यता की तरह वैदिक लोगों का भी संभवतः भारत के बाहर के देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध था। वैदिक ग्रंथ में सुदूर व्यापार, संभवतः समुद्री व्यापार तथा पानी का उल्लेख आया है, किंतु दोनों ही सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित थी। इसके अतिरिक्त सोने, चांदी, तांबा और कांसे से भी लोग समान रूप से परिचित थे। दोनों में संगीत और नृत्य प्रिय था। दूसरा, सिंधु सभ्यता में वर्ग विभाजन पुरोहित, योद्धा और व्यापारी के रूप में हुआ है। परवर्ती वर्ण व्यवस्था की तरह ही उत्तर वैदिक काल की तरह ही हड़प्पा में भी पुरोहित वर्ग का अत्यधिक महत्व था। दोनों ही सभ्यताओं में वेश्यावृत्ति तथा दास प्रथा का अस्तित्व मिलता है। वस्त्र तथा गहनों का उपयोग, दूध, गेहूँ, जौ, पशु मांस का प्रयोग भी इस सभ्यता में समानता प्रदर्शित करता है। स्त्रियों का केश विन्यास भी समान था। इन दोनों सभ्यताओं में प्रकृति पूजा पर जोर दिया गया था। भगवान शिव की पूजा, शिव और शक्ति की तुलना वैदिक रुद्र, अदिति, पृथ्वी से, जंतु पूजा, अग्नि, होम आदि दोनों सभ्यताओं के समान धार्मिक विचार के परिचायक हैं। अब हम असमानताओं की ओर चलेंगे। असमानताओं में चर्चा करते क्रम में पहले हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत पुरातात्विक हैं, तो वैदिक साहित्य के स्रोत मुख्यतः साहित्य पर आधारित है। स्रोतों से स्पष्ट है कि हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। सड़क, नगर तथा मकान योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे। अन्नागार, दुर्ग, पके हुए ईंटों से निर्मित भवन, जल निकासी की उचित व्यवस्था उनके जीवन का अंग था। जबकि दूसरी तरफ पूर्व वैदिक आर्य पशु चारण अवस्था में थे। नगरीय जीवन से वे पूर्णतया अपरिचित थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम दिनों में ही नगरों का विकास हो सका। दूसरी तरफ आर्य युद्ध प्रिय लोग थे। परिष्कृत अस्त्र शस्त्र, रथों, कवचों का प्रयोग उनकी युद्ध शैली की विशेषता थी। हड़प्पावासी जहाँ ताम्रपाषाण कैल्कोलिथिक सभ्यता के थे और लोहे का यहाँ प्रयोग नहीं था, वहीं वैदिक कालीन सभ्यता लोहे पर आधारित सभ्यता थी। इसी प्रकार आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग बहुतायत से होता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका अभाव मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के
पूर्व की ओर विस्तार को जहाँ सामाजिक आर्थिक विस्तार की संज्ञा दी जा सकती है, वहीं आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार उनके घोड़ों, रथों और तेज हथियार के आधार पर को राजनीतिक विस्तार और कुछ अर्थों में औपनिवेशिक विस्तार की संज्ञा दी जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक विभाजन काफ़ी जटिल था। श्रम का विभाजन और हस्तकला उद्योगों के विकास से समाज में स्थिरता तो थी, पर इसमें पुरोहितों और व्यापारियों की प्रमुखता थी, जबकि पूर्व वैदिक कालीन आर्य समाज जनजातीय और ग्रामीण था। इसमें कम से कम सामाजिक विभाजन था। उत्तर वैदिक काल में जब वर्ण विभाजन हुआ तो सामाजिक विभाजन भी तीव्र हुआ, परंतु यहाँ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रधानता थी। कई विद्वानों के अनुसार सिंधु निवासियों की राज्य व्यवस्था धर्म पर आधारित थी, जबकि आर्यों की राज्य व्यवस्था मूलतया धर्मनिरपेक्ष थी, यद्यपि राजा अपने राजधर्म का पालन करता था। हड़प्पा की नगरीय सभ्यता का आधार जहाँ अधिशेष उत्पादन, उच्च स्तरीय कला, उद्योग और देशीय अंतर्देशीय व्यापारिक गतिविधियाँ थी। आर्य मुख्यतः निकटवर्ती क्षेत्रों से ही व्यापार करते थे। उच्च नाविक तकनीकी का संभवतः इन्होंने विकास नहीं किया था। वे व्यापार करने वाले पणी लोगों को भी हे दृष्टि से देखते थे। इस प्रकार हड़प्पाकालीन व्यापार जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली वाटर प्रकृति पर आधारित था और वे सिक्कों से अपरिचित थे, तो आर्य लोग निस्क का प्रयोग करते थे, जो संभवतः एक प्रकार के सिक्के के ही तरह का था। प्रशासकीय व्यवस्था में भी और खान पान में भी कुछ अंतर स्पष्ट होते हैं। यह सही है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक आई थी, परंतु इसका स्वरूप अस्पष्ट है, जबकि वैदिक युग में विशेषकर उत्तर वैदिक काल में पुरोहित, रत्निन आदि अधिकारियों की अधिकता तथा समर्थन में राजा तथा उसकी सत्ता काफ़ी शक्तिशाली हो चली थी। उसके समर्थन से राजा और उसकी सत्ता काफ़ी शक्तिशाली हो चली थी। खान पान में अनेक क्षेत्रों में समानता होने के बावजूद कुछ भिन्नताएं भी थी। आर्य घोड़े का मांस तथा यज्ञ आदि के अवसर पर गौ मांस तथा सोम नामक मदिरा का पान भी करते थे, जो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात था। इसी प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े का ज्ञान नहीं था, जबकि आर्यों के लिए घोड़े विशेष महत्व के थे। इस प्रकार आर्यों को संभवतः बाघ और हाथी की कम जानकारी थी, जबकि वे जानवर सिंधु सभ्यता में विशेष रूप से प्रचलित थे। मनोरंजन और लिपि के क्षेत्र में भी अंतर स्पष्ट है। हड़प्पा के लोग जुआ, गायन, वादन आदि गृह मनोरंजन की प्राथमिकता देते थे, जबकि आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार, रथ और आदि था। इसी प्रकार हड़प्पा के लोग वाद्य यंत्रों की जानकारी का अभाव है, तो आर्यों के बांसुरी, ढोल आदि का उल्लेख मिलता है। लिपि के क्षेत्र में जहाँ हड़प्पावासियों के लेख अब तक अपठनीय है, दूसरी ओर वैदिक लोगों की ने संस्कृत भाषा तथा इसकी लिपि का विकास कर लिया था। धर्म के क्षेत्र में हड़प्पा वासियों में मातृदेवी या प्रकृति देवी, पशुपति, वृक्ष, लिंग आदि की पूजा प्रचलित थी। लेकिन वैदिक धर्म में देवियों का स्थान गौण ही रहा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवियों की पूजा का स्थान मिला। कालांतर में शिव का महत्व बढ़ गया। यजुर्वेद में लिंग पूजा का भी संकेत मिलता है। आर्यों ने रूपों का मानवीकरण कर उन्हें इंद्र, अग्नि, मित्र और रुद्र, सोम आदि के रूप में पूजनीय माना। आर्य गौ पूजक थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग नंदी पूजक, सांड की पूजा करते थे। हड़प्पा काल के लोग भी कला क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की थी। दक्षिण कला में उनका स्थान बहुत आगे था। इस प्रकार कहा जाता है कि दोनों ही सभ्यता में आपसी असमानता के अंतर काफ़ी अधिक थे और समानताएं काफ़ी कम थी। आर्यों की उन्नत भावनाओं परिवर्तन को अपनाने की प्रवृत्ति का परिणाम रहा कि अनेक साम्राज्यों के बनने बिगड़ने के बावजूद भी वही निरंतरता बनी रही, जबकि सिंधु सभ्यता का अंत लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास हो गया। इसके साथ ही यह टॉपिक आज समाप्त होता है। धन्यवाद।